नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अंजलि सिंह। आप जो भी सामान खरीदते हैं, कभी आपने सोचा है कि वो किस चीज़ से बना है? क्योंकि उसकी पैकेजिंग देखकर ही हम सामान खरीदते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, सामान कुछ खरीद तो लेते हैं, लेकिन वो किस चीज़ से बना है, यानी कि उसकी जो पैकेजिंग होती है, वो बेसिकली बनी किससे है? या फिर एनवायरनमेंट पर उसका क्या असर पड़ेगा? शायद हम बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं सोचते हैं। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पैकेजिंग किसी भी प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इसका एनवायरनमेंट पर किस तरीके से असर पड़ता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस ओर अब ध्यान दे रही हैं कि आप सामान तो खरीद लीजिए, उसकी पैकेजिंग जो है उसका एनवायरनमेंट पर अच्छा असर पड़े, खराब असर ना पड़े। प्लास्टिक जैसे कि कहा जा रहा है या फिर कहते हैं काफ़ी लोग कि प्लास्टिक जो है वो मत यूज़ करो, क्योंकि उससे एनवायरनमेंट पर बहुत खराब असर पड़ता है। कुछ ऐसे स्टार्टअप हैं जो इस ओर आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर उन्होंने एक स्टेप उठाया है इसको चेंज करने का। आज हमारे साथ में फाउंडर ऑफ वेरा जैस्मिन कौर मौजूद हैं। उन्हीं से हम जानेंगे कि उनका ये जो स्टार्टअप है इस ओर किस तरीके से कदम बढ़ा रहा है, कैसे एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। जैस्मिन, आपका बहुत स्वागत है। Thank you, Anjali, and thank you for lovely introduction. I'm happy to be here. बिल्कुल। एंड मेरा पहला सवाल तो हाँ जी। यही, क्योंकि वेरा जो नाम है, क्या हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगी क्या वेरा करता है, कैसे इसकी जो शुरुआत है वो हुई? तो मेरा जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन दिया कि प्लास्टिक पैकेजिंग जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्लास्टिक पैकेजिंग का जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए वेरा कुछ मार्केट में ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर रहा है। एंड जो ऑल्टरनेटिव हम प्रोवाइड करते हैं वो बैम्बू से बना है। सो हमारी जो जर्नी है वो एक्चुअली शुरू हुई थी नॉट एज अ पैकेजिंग कंपनी, बट हमने ये देखा था कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे प्लास्टिक के आइटम्स यूज़ करते हैं। आप अपनी किचन खोल लीजिए, आप अपनी किचन कैबिनेट खोलेंगे, अपनी वॉशरूम कैबिनेट खोलेंगे, आप एनीवेयर एवरीवेयर प्लास्टिक इज़ एग्जिस्टिंग। तो हमने सोचा था कि इनिशियली हम जो डेली लाइफ के प्लास्टिक आइटम्स हैं, जैसे आपका चॉपिंग बोर्ड होता है, वाटर बॉटल होती है, टिश्यू पेपर्स होते हैं, हम इनको बैम्बू से रिप्लेस करें। जब हम उस जर्नी पे चलने लगे धीरे धीरे हमको रियलाइज़ हुआ कि डेली लाइफ वाले आइटम्स तो उनका शेल्फ लाइफ फिर भी ज़्यादा होता है, बट जो पैकेजिंग होती है वो इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज हर आइटम जो हम यूज़ करते हैं वो शिपमेंट के लिए पैकेजिंग में जाता है, और वो पैकेजिंग वेस्ट जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप सिर्फ स्टैट्स की बात करें तो अराउंड प्लास्टिक पैकेजिंग जो है वो 40% ऑफ द ग्लोबल पैकेजिंग वेस्ट में आता है। तो इस वजह से हमने अपना ये डायरेक्शन जो है, हमने जो बैम्बू के प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए थे, हमने धीरे धीरे पैकेजिंग की तरफ शिफ्ट किया एंड अब हम बैम्बू पैकेजिंग के साथ काम कर रहे हैं। राइट, बिल्कुल। एंड क्योंकि बैम्बू आपने चूज़ किया, बैम्बू ही क्यों आपको लगा कि आपको चूज़ करना है? तो अगर आप प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स की बात करें मार्केट में, तो नेचुरली कोई भी कंपनी जो रिसर्च करेगी वो ये देखेगी कि कौन से नेचुरल मटेरियल्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। तो इफ़ अगर एज एन इंडिविजुअल भी आप आज जाके रिसर्च करने लगेंगे, आपको पता चलेगा कि हेम्प, एग्रीकल्चरल वेस्ट में कोकोनट वेस्ट, उसके अलावा आपके पास शुगर केन वेस्ट, बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ वेस्ट अवेलेबल हैं। एंड हम उसमें से कोई भी एक वेस्ट चूज़ कर सकते थे और उसके साथ काम कर सकते थे। बैम्बू दो रीज़न से हमने सेलेक्ट किया। एक, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू, इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। इसका सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंट है, तो बैम्बू की पूरे ऑल ईयर अराउंड सप्लाई मिलती है। दूसरा, बैम्बू कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है, सो कार्बन सेविंग्स होती हैं उसके साथ। एंड पानी कम कंज्यूम करता है, तो बैम्बू को ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ता, और हर 3 से 4 साल में आप उसको काट सकते हैं एंड फिर से रीग्रो कर सकते हैं। तो किसी भी और वेस्ट के कंपैरिजन में बैम्बू का सप्लाई एग्जिस्ट करता रहता है। अगर हम शुगर केन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं या किसी और एग्रीकल्चर वेस्ट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो पूरे साल हमको नहीं मिलता और उस क्वालिटी में नहीं मिलता। सो इसीलिए हमने बैम्बू को सेलेक्ट किया। ओके। एंड इसका अगर मैं स्टार्टिंग देखूँ या जर्नी देखूँ, कब स्टार्ट हुआ ये, कैसे इसका आइडिया आया? सो आइडियली हमने कंपनी रजिस्टर तो 2024 में की थी, लेकिन इसकी जर्नी उससे भी 2 साल पहले शुरू होती है। तो आफ्टर कोविड और लाइक दिस वॉज सेकंड? ड्यूरिंग कोविड। ओके। तो कोविड के दौरान मैं अपने घर पे थी, तो सबकी एज कोविड में होता है सबकी जॉब्स गई, तो एवरीबडी वाज लाइक कि अब क्या करना है। तो आई वाज इन माय होम टाउन। और क्या कर रहे थे उससे पहले? I was preparing for civil services, ओके। and I was also teaching civil aspirants. तो and I was working in a think tank also. तो
कोविड के टाइम पे ये हुआ कि रिमोट जॉब्स ज़्यादा मिल नहीं रही थी, तो आई वेंट टू माय होम टाउन एंड वहाँ पे एक एनजीओ था जो हमारे लोकल म्यूनसिपैलिटी के साथ वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहा था। तो मैंने उस एनजीओ के साथ इंटर्नशिप शुरू की एंड एज पार्ट ऑफ दैट इंटर्नशिप वो हमें लैंडफिल्स लेके जाते थे। तो जब मैंने लैंडफिल्स विजिट करना शुरू किया, मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज जो हमको लगता है कि हमने घर से फेंक दिए हैं और हमको पता नहीं होता, नॉर्मल किसी इंसान ये नहीं सोचता है कि हमारा हाँ, वेस्ट राइट, कहाँ गया है। एग्जैक्टली। तो वो वहाँ पे इट एंड्स अप इन द लैंडफिल एंड वहाँ पे मैनुअली लोग उसको यूज़ करते थे और सॉर्ट करते थे एंड उसको क्लीन करते थे। तो जब मैंने देखा कि हम जिसको सोच रहे हैं वेस्ट है एंड उसमें से बहुत सारा वेस्ट प्लास्टिक होता था, तो देन वी रियलाइज़ कि रिसोर्स का जो लाइफ है वो यहाँ एंड नहीं हुआ है। बहुत से लोगों के लिए अभी भी वो रिसोर्स आगे काम आ सकता है, एग्जैक्टली। क्योंकि वो उसको सिर्फ क्लीन कर रहे थे। एंड जनरली दीज आर पीपल जो लोअर इकोनॉमिक सेक्शन के होते हैं और जिनको म्यूनसिपैलिटी एम्प्लॉय कर रही है सॉर्टिंग करने के लिए। सो वहाँ से आई रियलाइज एंड लॉट ऑफ दैट प्लास्टिक एक्चुअली वॉज सेंट फॉर रिसाइकलिंग ऑल्सो, उसको सॉर्ट करके भेजा जाता है क्योंकि उसकी अभी भी एक वैल्यू है, वो मार्केट में रीयूज़ हो सकता है। तो वहाँ से आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसोर्स कि ये रिसोर्स जो है इसमें अभी भी क्षमता है कि ये मार्केट में फिर से सर्कुलर फिर से जा सकता है, इकोनॉमी में एंटर कर सकता है और रीयूज़ हो सकता है। तो फ्रॉम देयर आई बिकेम पार्ट ऑफ अ फेलोशिप, मर्सिडीज़ का एक फेलोशिप है, मैंने उसको ज्वाइन किया था, बी विजनर्स नाम है। एंड मैंने अपना आइडिया प्रेजेंट किया था कि हम बेसिकली प्लास्टिक से जो चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसको हम बैम्बू से रिप्लेस करेंगे। सो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है उस फेलोशिप से, एंड उस फेलोशिप के थ्रू फिर मैंने स्टार्टअप इस्टेब्लिश किया। एंड पार्ट ऑफ द जर्नी था कि हम लोग पहले डेली यूज़ आइटम्स कर रहे थे, बट देन एज आई टोल्ड यू कि हम पैकेजिंग की तरफ शिफ्ट हो गए। वेरी नाइस। कितने लोगों ने, जब ये आइडिया उस टाइम पे आया था आपको, क्या उस टाइम पे रिसर्च करनी पड़ी, कितना टाइम उसमें लगा, एंड किसको आपने बताया था कि अब शायद मुझे अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट करना चाहिए? सो एज आई टोल्ड यू कि फेलोशिप का पार्ट था, तो फेलोशिप में हमारे पास मेंटर्स होते हैं। तो मेंटर्स आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या डायरेक्शन लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग योर कंपनी। बट इन अ फॉर्म ऑफ अ ब्लेसिंग मेरे लिए कि मेरे जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ थे, सॉरी फॉर्मर एम्प्लॉयर्स थे, उनको मैंने अपना आइडिया शेयर किया एंड अ फ्यू ऑफ देम गॉट इंटरेस्टेड और उनको लगा कि वी विल सपोर्ट यू इन दिस जर्नी। एंड आज की तारीख में वन ऑफ देम इज़ एक्चुअली अ CFO टू माई कंपनी। सो वहाँ से एंड प्रायर टू माई वर्क ऑफ दिस फेलोशिप आई वॉज वर्किंग, ये क्लाइमेट टेक का जो पूरा स्पेस होता है जिसमें बैम्बू कंपनीज़ को हम ऑलरेडी हेल्प कर रहे थे। सो हम लोग ऑलरेडी इस इकोसिस्टम के बारे में जानते थे कि इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है और बैम्बू से हम लोग काफ़ी कुछ बना सकते हैं। तो मैं बहुत से मैन्युफैक्चरर्स को जानती थी, मुझे पता था कि बैम्बू जो है हम इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, बैम्बू के प्रोडक्ट्स बेसिकली, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो वो पोटेंशियल आई हैड सीन। बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल हमको लगा कि ठीक है, लेट्स ऑल्सो ट्राई इट आउट। एंड व्हेन आई टोल्ड टू पीपल जो मेरे प्रीवियस एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने कहा ठीक है, वील पुट इन द मनी। एंड बाकी जो मेरी फेलोशिप से पैसा आया था उसके थ्रू फिर मैंने कंपनी शुरू की। एंड द जर्नी देन हैपेंड कि उस दौरान हम लोग कुछ पॉलीमर साइंटिस्ट से मिले जो बैम्बू के साथ ही काम कर रहे थे, बिकॉज अगर आप एक इकोसिस्टम में होते हैं तो आप सिमिलर लोगों से मिलते रहते हैं। तो वो जो पॉलीमर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बैम्बू के साथ एक PHA करके एक एलिमेंट आता है, उसको मिक्स करके ग्रैनुअल बनाया था। ये जो ग्रैनुअल है ये उन्होंने ग्रैनुअल बना दिया था बट फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाया था। तो वो ग्रैनुअल के साथ बैठे हुए थे कि अब मैं इसका क्या करूँ, इसके साथ क्या क्या बना सकते हैं। तो हमने सोचा कि वाई डोंट वी एक्सपेरिमेंट, और हमने 1-1.5 साल लगा के पैकेजिंग के अलग अलग चीज़ें बना के देखी, जैसे बॉटल्स बनाई, हम लोगों ने जार्स बनाए, ट्यूब्स बनाई, और फिर धीरे धीरे वी वर एबल टू डेवलप द फाइनल प्रोडक्ट उसी ग्रैनुअल के साथ। एंड फाइनली आज की तारीख में हम उसको लॉन्च कर चुके हैं और कमर्शियली सेल भी कर रहे हैं। नाइस। अभी आप बाहर से एक्सपोर्ट करते हो या फिर लाइक ऐसा वाला भी है कि क्योंकि कुछ ऐसे हमने देखा है कि कुछ भी ऐसे स्टार्टअप होते हैं जो बाहर से लाइक लेना एंड देन फिर उसको अपना करके आप आगे इंडिया में मार्केट में आप उसे निकाल देते हो। राइट। आपका कैसे है, एंड आप अभी इस टाइम पे खुद का कितने एम्प्लॉयज़ आपके साथ में काम कर रहे हैं, कितनी की टीम आपके साथ इस टाइम पे काम कर रही है? तो वेरी प्राउडली आई कैन से कि हम हम कम्प्लीटली इंडिया डिपेंडेंट है, और इस वजह से हम सप्लाई चेन भी हमारी काफ़ी रिजिलेंट है। तो जो बैम्बू हम लेते हैं रॉ मटेरियल वो नॉर्थ ईस्ट से आता है, मेघालय से आता है, और मेघालय गवर्नमेंट के साथ हमारा एग्रीमेंट है। उसके बाद ओनली एलिमेंट जो हम इंपोर्ट करते हैं वो PHA है। PHA हम चाइना से लाते हैं,
और वो इसलिए क्योंकि अभी पीएचए टेक्नोलॉजी इंडिया में है नहीं एंड धीरे धीरे डेवलप हो रही है। सो वो पीएचए लाने के बाद फिर हम हमारा एक पेटेंटेड फार्मूला है वो यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के साथ मिक्स करके, एंड फाइनली ग्रैनुअल प्रोडक्शन भी हमारा उत्तराखंड में होता है। ओके। उत्तराखंड में ग्रैनुअल हमारी फैक्ट्री है, वहाँ पे ग्रैनुअल का प्रोडक्शन होता है, और उसके बाद फिर ग्रैनुअल से जो फाइनल प्रोडक्ट की जर्नी है वो अलग अलग मोल्डर्स के साथ होती है, वो भी सब इंडियन मोल्डर्स हैं। तो आप जो भी शेप देना चाहें उस ग्रैनुअल को, बॉटल का शेप देना चाहें, ट्यूब का शेप देना चाहें, उसके अलग अलग मोल्डर्स होते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज़ होती हैं। वो हमारी कुछ फैक्ट्रीज़ गुजरात बेल्ट में है, कुछ फैक्ट्रीज़ एनसीआर बेल्ट में है, तो हम अलग अलग मोल्डर्स के साथ काम करते हैं। एंड अभी कितना, कौन कौन सी सिटीज़ को, कौन कौन से स्टेट्स को आपने अभी टारगेट किया हुआ है, लाइक कहाँ पर फोकस है अभी सबसे ज़्यादा? जनरली हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारा जो सेक्टर है वो एफएमसीजी है। एफएमसीजी एंड बीपीसी जो सेक्टर, जिसको ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कहते हैं, इन सारे ब्रांड्स के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो जनरली मुंबई में होते हैं, या फिर आपके गुजरात बेल्ट में है, या आपको एनसीआर में भी बहुत सी कंपनीज मिलेंगी। सो आइडियली हम सप्लाई इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हैं, बट सिंस इन कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स ही ऐसी सिटीज़ में है, या कुछ कंपनीज़ के कोलकाता में है, मेजरली टियर 1 में बेसिकली होते हैं हेडक्वार्टर्स, तो हमारा आउटरीच टियर 1 सिटीज़ में रहता है। अगर कोई कंपनी टियर 2 टियर 3 में सेटअप करती है, हम वहाँ पे भी सप्लाई कर सकते हैं। सप्लाई इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत सारे, क्योंकि आपने ब्यूटी ब्रांड का नाम लिया, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि ऑलरेडी प्लास्टिक उसमें आते हैं, पैकेजिंग उनकी प्लास्टिक वाली रहती है। ऑल्दो अब तो क्योंकि वो ग्लास वाला भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है काफ़ी ब्रांड्स ने, लेकिन मोस्टली जो यूज़ करते हैं, वो नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन वो काफ़ी अच्छा प्लास्टिक उनका रहता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट, जैसा कि फोकस भी यही रहता है, एंड गवर्नमेंट की तरफ से भी यही कहा गया है कि से नो टू प्लास्टिक, राइट। एंड आपका भी फोकस यही है कि एटलीस्ट ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में जाए जो कि जिससे इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे। अगर हम बात करें, जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, प्रोसेस सारी चीज़ों का स्टार्ट हो गया, लगा आपको कि कहीं ना कहीं से शायद थोड़ा रिस्पॉन्स वैसा नहीं है, या फिर प्रोडक्ट में और ज़्यादा अच्छे से काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं तब हमें लाइक ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से प्रोडक्ट ओके है, बट कई बार वो ओके नहीं रहता, वैसा रिस्पॉन्स हमें मार्केट से नहीं मिलता है। सो ऑब्वियस सी बात है जो आप कह रहे हैं, दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप जब एक नया कंपनी एक नया मटेरियल लॉन्च करते हैं, ये एक नया मटेरियल है, पूरी मार्केट के लिए ही नया मटेरियल है, एंड उसमें काफ़ी सारी टेस्टिंग होती है एंड रिफाइनमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स हमने हमारे एंड से हम वी वर लाइक ओके ये काम कर जाएगा, बट जब आप किसी कंपनी के पास उसको पिच करते हैं, उनके अपने एक लेयर ऑफ टेस्ट्स होते हैं। राइट, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बीपीसी किसी भी एफएमसीजी बीपीसी कंपनी के पास जाएंगे, वो उसका शेल्फ लाइफ टेस्टिंग करेगा, उसका फिर वो स्टेबिलिटी टेस्ट करेगा, Right. कंपैटिबिलिटी टेस्ट वो करेगा, ये भी चेक करेगा कि अगर कहीं दूसरी जगह ये प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है तो उसमें से किसी चीज़ का हाँ, लीकेज तो नहीं है। लीक टेस्ट होता है, उसका लीक टेस्ट भी होता है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद द पैकेजिंग इज सेड अ येस। कोई भी कंपनी अपने लेवल पे 100% सेटिस्फाई होती है, उसके बाद पैकेजिंग इज अ येस, एंड देन फाइनली वो अडॉप्शन होता है। सो इनिशियल लेवल ऑफ टेस्टिंग में हमने खुद काफ़ी सारे फॉर्मुलेशंस के साथ, कई बार ये भी टेस्टिंग होती है कि हमारा फॉर्मूला कहीं इस मटेरियल के साथ रिएक्ट ना कर जाए, तो अलग अलग टाइप की टेस्टिंग होती है, और जब तक वो पास नहीं होती कोई भी कंपनी आपको ऑनबोर्ड एज अ वेंडर नहीं करेगी। तो हमने वो सारे टेस्ट अपने लेवल पे कराए, रिपोर्ट्स हमने उनको दी कंपनीज को, ताकि वो सेटिस्फाइड हो, एंड इंडिया के एक्रेडिटेड लैब्स जैसे कि सिपेट है, वहाँ से टेस्टिंग कराई, ताकि इट कांट बी क्वेश्चन कि ये right. इसका सर्टिफिकेशन का क्वेश्चन, दे कैन क्वेश्चन यू कि ये सर्टिफिकेशन हमारे लिए वैलिड नहीं है। तो हमने सर्टिफिकेशंस लिए हुए हैं, हम उनको सर्टिफिकेशंस देते हैं, उसके बाद भी वी टेल द कंपनी कि आप अपने लेवल पे और कोई टेस्ट कराना चाहते हैं, गो अहेड एंड डू इट, एंड अगर आपको कोई कंप्लेंट्स है तो वी विल गो बैक एंड रिफाइन द प्रोडक्ट। सो ये प्रोसेस हम ज़रूर फॉलो करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस एक दो एसकेयू में, एसकेयू इज़ बेसिकली अ सिंगल आइटम, हमने आफ्टर क्लाइंट फीडबैक उसमें चेंजेस करे हैं। ओके। क्योंकि कभी होता है कि यहाँ से लीकेज हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो चीज़ें, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस हमने ऑलरेडी कर लिया है, वो जर्नी हमारी कंप्लीट हो गई है कि हमने फीडबैक्स ले लिए, हमने प्रोडक्ट रिफाइन कर लिया है। बट ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हो सकता है क्लाइंट्स की और फर्दर रिक्वायरमेंट्स आए और टेस्टिंग्स करनी पड़े, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग ऑल्सो, नया मटीरियल है। जर्नी में चैलेंजिंग कौन सा ऐसा पार्ट रहा, एंड रिस्की पार्ट कभी ऐसा लगा कि शायद रिस्क है या फिर मुझे बैक ऑफ कर लेना चाहिए, ऐसा कभी माइंड में थॉट आया? सो कौन सा स्टार्टअप बिना रिस्क के चलता है? आई मीन एवरी स्टार्टअप फाउंडर विल टेल यू कि जनरली आप जब नई कंपनी लॉन्च करते हैं
तो सबसे बड़ा तो आपका ये होता है कि आपको एक रनवे चाहिए होता है अपनी कंपनी चलाने के लिए, आज की तारीख में अगर मुझे मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग का कॉस्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा है हर कंपनी के लिए, एंड उसके अलावा आपका ह्यूमन रिसोर्स का कॉस्ट है, आप इन्वेंट्री डाल रहे हैं उसका कॉस्ट है, सो नंबर ऑफ कॉस्ट यू हैव। अब उस ड्यूरेशन में अगर आप क्लाइंट नहीं क्लोज कर पा रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट क्लोज करने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने हैं, और हमारे सेक्टर में एज आई टोल्ड यू कि इतनी सारी टेस्टिंग्स होती है, सो यू हैव टू बी पेशेंट कि, और पैकेजिंग अपने आप में किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि आज ऑलरेडी जिन ब्रांड्स को आप जानते हैं उनकी एक पैकेजिंग की कैटेगरी है, अगर उनको कल को अपनी पैकेजिंग चेंज करनी है तो दे विल टेक 3 to 4 months टू डिसाइड, क्योंकि वो अपने टेस्ट करेंगे, सेटिस्फाई होंगे, उसके बाद वो हमको बोलेंगे कि हाँ एवरीथिंग इज गुड, नाउ वी विल गो अहेड विद इट। लेकिन वो 3 से 4 महीने एज अ कंपनी हमको बैठना है, हमको पेशेंस रखना है, एंड वो जो रनवे होता है उसके लिए आपको कैश चाहिए, तो रिस्क होता है, बिकॉज ये हो सकता है कि आप उस ड्यूरेशन में आपका रनवे जो है या आपका कैश बर्न इतना हो जाए कि आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं एज अ कंपनी, सो रिस्क ऑफ कोर्स एग्जिस्ट कर रहा है एज अ कंपनी, बट वी हैव बिल्ट अ बिजनेस मॉडल। अब हमारे पास इस समय इस तरीके का बिजनेस मॉडल है कि हमारे पास हर महीने का एक रेकरिंग रेवेन्यू आता है और हम अपनी कॉस्ट कवर कर पाते हैं एंड प्रॉफिट्स भी कर रहे हैं, सो वी आर सेफ इन दैट सेंस। एंड अभी प्रॉफिटेबल है? Yeah, the company is profitable currently, but of course we would want it to go up, and we are right now in the scaling stage कि अब हम scale करना चाहते हैं और clients close करना चाहते हैं। एंड रेवेन्यू मॉडल आपका किस तरीके से कैसे काम करता है, ये भी थोड़ा सा बताइए। सो पहले तो आई एक्सप्लेन टू यू कि पैकेजिंग कितने टाइप्स की होती है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द रेवेन्यू मॉडल। जनरली पैकेजिंग जब हम किसी को कहते हैं उनके दिमाग में एक बॉक्स आ जाता है अमेजन वाला, या एक छोटा सा मोनो कार्टन, उसको मोनो कार्टन बेसिकली बोलते हैं कि मोनो कार्टन का डब्बा आ जाता है, बट पैकेजिंग इज़ वे मोर देन दैट। तो पैकेजिंग 3 टाइप की होती है, जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बोलते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग अगर आपको इमेजिन करनी है, आपकी शैम्पू बॉटल जो आती है प्लास्टिक की बॉटल, वो प्राइमरी पैकेजिंग होती है, बेसिकली वो पैकेजिंग जिसमें आपका सामान है। सेकेंडरी पैकेजिंग वो होती है जिसमें आपका सामान शिप किया जाता है, जैसे जो अमेजन के पाउचेस होते हैं, बॉक्स होते हैं, वो सेकेंडरी पैकेजिंग में आता है। और टर्शरी पैकेजिंग वो होती है जो आपके इस सामान को भी शिप करने के लिए बड़ा डब्बा लगता है। ओके। तो 3 टाइप की पैकेजिंग होती है और हम तीनों कैटेगरीज में काम करते हैं। अच्छा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में हमने क्या किया है, प्लास्टिक की जगह हम बैम्बू पॉलीमर में आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग बनाते हैं। सो बेसिकली जो आपकी शैम्पू बॉटल है, आपकी कॉस्मेटिक की ट्यूब्स हैं, आपके जो जार्स हैं, वो सब हम बैम्बू पॉलीमर में बनाते हैं। एंड सेकेंडरी पैकेजिंग में जो आपके पाउचेस हैं, आपके श्रिंक रैप्स हैं, वो सब हम अगेन बैम्बू पॉलीमर में बनाते हैं। सो हमारा एक B2B बिजनेस मॉडल है जिसमें कंपनीज, आप कोई भी कॉस्मेटिक कंपनी अपने दिमाग में सोचिए, उस कंपनी को हम पैकेजिंग सप्लाई करते हैं, एंड उनकी तरफ से जब ऑर्डर आता है हम प्रोडक्शन करके उनको वी गिव द फाइनल प्रोडक्ट। सो दैट इज़ आवर बिजनेस मॉडल। ऑन ऑर्डर प्रोडक्शन करते हैं एंड वी सेल द पैकेजिंग। टर्शरी पैकेजिंग जनरली हम रेंट पे देते हैं, बिकॉज वो जो पैकेजिंग होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, मतलब बिग इन साइज एंड बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती है। तो एक बॉक्स, अगर आप FLC बॉक्स करके कुछ होता है, आप गूगल कर सकते हैं, तो वो एक बॉक्स 19,000 का कॉस्ट करता है। ओके। तो क्या साइज रहता है उसका? इट मस्ट बी बेसिकली वो आपके पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिप करने के लिए यूज़ होता है। सो साइज इफ आई हैव टू टेल यू, इट मस्ट बी, आई डोंट नो हाउ टू गिव एन एग्जांपल हियर। आपके छोटे टेबल के साइज़ बराबर तो होता ही होगा, जो छोटा टेबल आपके घर में होता है, कॉफ़ी टेबल, तो उसके साइज़ के जितना होगा। एंड वो जनरली हम लोग खुद खरीदते हैं और कंपनीज को रेंट पे देते हैं। ओके। तो हमारा उनके साथ एक रेंटल एग्रीमेंट होता है एंड हमको 3 से 4 साल तक उसका रेंट आता है। अच्छा, ठीक सो है। दैट इज़ अ बिजनेस। एंड जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड वाला प्राइमरी और सेकेंडरी वाला जो पार्ट है, उनका कितना, अच्छा उनका शेल्फ लाइफ कैसा होता है इनका प्रोडक्ट का? या फिर फर्स्ट अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ, जो कि आपने कहा कि जो पैकेजिंग होती है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिसमें आते हैं, या फिर उनको किसी भी तरीके से वैसे आप मोल्ड करके अपने डिज़ाइन में आप उसे चेंज कर सकते हैं, क्या शेल्फ लाइफ है इसकी? तो दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि क्लाइंट्स हमारे पूछते रहते हैं ये चीज़ कि हमारा प्रोडक्ट तो 3 साल के लिए शेल्फ पे रहेगा और हम कह रहे हैं कि ये तो कंपोस्टेबल है। हाँ। तो उनका ये होता है कि अरे ये शेल्फ पे पड़ा पड़ा कंपोस्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, हाँ। सो दैट इज़ नॉट ट्रू। सो शेल्फ लाइफ इज़ द सेम एज प्लास्टिक। दैट इज़ अ गुड फीचर ऑफ आर मटीरियल। हमारे मटीरियल की खासियत यही है कि हम वही शेल्फ लाइफ दे रहे हैं जो कि आपके प्लास्टिक की होती है,
कोई भी तरीके का आपका लीकेज नहीं है, किसी भी तरीके का आपका फार्मूला उससे रिएक्ट नहीं करेगा, स्किन के साथ फ्रेंडली है। उसके अलावा जो भी टेस्ट होते हैं कंपनी के, लीकेज टेस्ट, स्टेबिलिटी टेस्ट, वो सारी चीज़ों में इट इज़ द सेम एज पॉलीमर। बेसिकली ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेम। एंड एक और कंसर्न जो इंडियन क्लाइमेट में रहता है कि 50 डिग्री 55 डिग्री टेम्परेचर ये सस्टेन कर पाएगा, येस इट कैन सस्टेन इट, एंड वो टेस्ट भी हमने कराए हैं। सो जब तक वो शेल्फ पे है तब तक इट इज़ द सेम एज पॉलीमर। जैसे ही हम उसको सॉइल में डालते हैं तब वो कंपोस्ट होना शुरू हो जाता है। एंड अच्छा, आपने फीडबैक की भी बात की। क्या कभी ऐसा कोई फीडबैक नॉर्मल, चलिए मैं वो पूछती हूँ, कोई भी क्लाइंट का ऐसा कोई फीडबैक जो आपको लगा हो कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जो अभी तक आपको याद हो, या फिर So- उससे थोड़ा उससे आपको लगा हो कि नहीं अब हमारा चीज़ें जो है या फिर हमारा जो स्टार्टअप है वो बेटर हो सकता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे फीडबैक हमें मिलते हैं, सो दैट हम इनकरेज हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, और कुछ ऐसे फीडबैक हमारे होते हैं जो कि हमारी चीज़ों को और ज़्यादा बेटर बनाते हैं। राइट। सो जब हमने जनरली आप अगर, मैं पहले पॉजिटिव फीडबैक की बात करती हूँ, तो क्वालिटी के मामले में वी गॉट अ वेरी गुड फीडबैक कि हमारी क्वालिटी इज़ एट पार विद प्लास्टिक। बट उसके इस इंटायर प्रोसेस के दौरान आप जरूर जनरली देखेंगे कि बैम्बू का जो नेचुरल कलर होता है वो ब्राउन होता है। और अगर आप ब्रांड्स का सोचेंगे, किसी भी ब्रांड का सोचेंगे, तो अगर आप लेट्स से मैरिको का पैराशूट सोचते हैं तो आपके दिमाग में ब्लू कलर आता है कि उनकी बॉटल ब्लू कलर की होती है। अब फर्स्ट थिंग इज़ कि मैंने किसी ब्रांड को अप्रोच किया, उन्होंने कहा ठीक है आपका तो प्रोडक्ट ब्राउन में है, क्या आप इसको कलर कस्टमाइज़ कर सकते हैं? तो हम कहते हैं कि येस। ना हमारा चैलेंज कहाँ आया कि हम ट्रांसपेरेंसी अचीव नहीं कर सकते क्योंकि ये बैम्बू यूज़ हो रहा है तो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा वाइट कलर, क्योंकि बहुत से ब्रांड्स वाइट कलर बहुत यूज़ करते हैं, तो वाइट कलर अचीव कर सकते हैं कि नहीं। अब वाइट कलर वॉज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस, क्योंकि बैम्बू का नेचुरल ब्राउन से उसको वाइट तक लाना, हम कोई भी डार्क कलर अचीव कर पा रहे थे, ब्लूज, रेड्स, दीज वर पॉसिबल, इनमें चैलेंज नहीं आया। बट वाइट कलर अचीव करने में इट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज। तो वो जो एक पूरी जर्नी थी कि इसको वाइट में कैसे बनाए, तो दैट वाज वेरी हमारे लिए भी एक्साइटिंग थी। बट ये एक क्लाइंट फीडबैक के बाद हमको रियलाइज़ हुआ कि हम जो कलर क्लाइंट के पास लेके जा रहे हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स वो अपने ब्रांड कलर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो वही कलर्स हमारी प्रोडक्ट लाइन में चाहेंगे। सो दैट हैज़ बीन अ पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक as such not much, but कई बार I would say कि what we claim, I would say कि हमारा प्रोडक्ट कंपोस्टेबल है, एंड वो 91.8% कंपोस्ट हो जाता है 180 डेज में। बाकी कंपोस्टेबिलिटी थिकनेस पे डिपेंड करती है कि आपका प्रोडक्ट कितना थिक है। अब जनरली क्या होता है, ब्रांड्स चाहते हैं कि वो 180 डेज में 100% कंपोस्ट हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, नेचुरली पॉसिबल नहीं है। अगर आप नेचुरल पॉलीमर देखेंगे उसको 500 साल लग रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम उस पीरियड को 2 से 2.5 साल नेचुरल कंडीशंस में ले आए हैं, तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। बट नाउ वो ब्रांड कहता है कि सिंस हम क्लेम कर रहे हैं कंपोस्टेबल है तो ये 180 डेज में पूरा हो जाना चाहिए। तो वो साइंटिफिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल अंटिल अनलेस आप कोई इंडस्ट्री कंपोस्टिंग मशीन यूज़ नहीं करते। अगर आप नेचुरल कंडीशन में कंपोस्ट कर रहे हैं तो 180 डेज, तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है कि हाउ टू कन्विंस द क्लाइंट। एंड कंपोस्ट कैसे, क्या कोई क्लाइंट, फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, मैं हूँ, मेरे पास किसी ब्रांड से मैंने कोई सामान खरीदा, एंड आपने उनको लाइक अपना जो प्रोडक्ट है वो दिया है, जी। मुझे कंपोस्ट करना है, मेरा प्रोडक्ट खत्म हो गया है, मुझे उसे कंपोस्ट करना है या मुझे उसे फेंकना है, कैसे? नॉर्मल प्लास्टिक होता है तो मैं यूं ही फेंक देती हूँ, या फिर मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो यूं ही फेंक देते हैं और उसके बाद हमें पता ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट कहाँ पे जा रहा है, या फिर वो जो बेस है वो कहाँ क्या हो रहा है उसका पता नहीं। लेकिन आपका वाला जो प्रोडक्ट है कंपोस्ट होने के, जैसा कि आपने बताया कि 100 से 80 डेज उसमें लगता है, मोस्टली ज़्यादा भी उसमें लग सकता है, तो क्या ऐसा है कि उसे हम यूं ही बाहर फेंक दें तो भी वो कंपोस्ट हो जाए, या भी इसका भी कोई प्रोसेस है, या फिर मतलब कैसे सो डिसाइड? जनरली इन नॉर्मल टर्म्स हम कहते हैं एनएरोबिक कंडीशंस चाहिए होती हैं कंपोस्ट करने के लिए, तो आप अपने बैकयार्ड में इसको कंपोस्ट कर सकते हैं। ओके। आपको बस उसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन बनानी पड़ेगी और आपके बैकयार्ड में वो कंपोस्ट हो जाएगा। या फिर अगर आप उसको फेंक देते हैं, इट एंड्स अप इन अ लैंडफिल, तो लैंडफिल में फिर वो उसको कंडीशंस अपने आप मिल जाती हैं कि उसको उतनी हीट मिल रही है, एंड उसको ऑक्सीजन की शॉर्टेज में रखा जाता है, तो वो कंपोस्ट हो जाता है। अभी धीरे धीरे, अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट धीरे धीरे दे विल स्टार्ट सेटिंग अप इंडस्ट्री कंपोस्टिंग मशीन्स ऑल्सो। हमारा द यूनिक फीचर, यूएसपी जिसको बोलते हैं, वो यही है कि होम कंपोस्ट हो जाता है। बट अगर आपको कंपोस्टेबिलिटी का टाइम पीरियड और छोटा करना है
तो आप इंडस्ट्री कंपोस्टिंग मशीन में उसको डाल सकते हैं और वो विद इन स्मॉलर टाइम पीरियड में वो और जल्दी हो जाएगा। अभी मार्केट में जिस स्टेज पर आप हैं उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रोडक्ट में कितनी बार चेंजेस आपको करने पड़े? आई मीन ऑनेस्टली ये तो ऑनगोइंग चैलेंज है। अभी हमने प्राइमरी पैकेजिंग ही सॉल्व किया है। सेकेंडरी पैकेजिंग तो अभी अभी भी हम लोग रिफाइनमेंट कर रहे हैं और हर महीने कोई नया इशू आता है। कभी सीलिंग का इशू आता है, कभी ये इशू आता है कि इसमें स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है या नंबर ऑफ इश्यूज जो अभी तक हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकेंडरी पैकेजिंग तो अब हैज़ बीन अ चैलेंज और हम पिछले 6 महीने से उसको रिफाइन कर रहे हैं। एंड हमने बहुत सारे ट्रायल रन्स कराए हैं। हर एक ट्रायल का एक खर्चा होता है जिसको एज अ कंपनी आपको बहुत सोच समझ के करना होता है, क्योंकि किसी भी और प्लस ये एक नया मटेरियल, आपको ये समझना होगा। हमारा चैलेंज ये होता है कि हमें जो मशीनरी ओनर है उसको कन्विंस करना होता है कि आप इस मटेरियल को अपनी मशीन पे रन करें, बिकॉज उनके लिए एक रिस्क होता है कि ये नया मटेरियल हमारी मशीनरी ख़राब ना कर दे। तो वो रिस्क के बियॉन्ड उनको कन्विंस करना और हर बार ट्रायल कराना, इट इज़ अ ह्यूज चैलेंज फॉर अस, बट इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। इसका कोई एंड नहीं है। आई मीन वी ऑलरेडी डन फॉर प्राइमरी, हम बहुत सारे रन्स करा चुके हैं, अब सेकेंडरी के लिए करा रहे हैं। एंड ये ऑनगोइंग रहेगा, जैसे जैसे हम नए SKUs लॉन्च करते रहेंगे तब तक चलता रहेगा ये। एंड अभी कोई प्लान है आगे कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लेके आने का? हाँ, सो एज आई सेड हम प्राइमरी पैकेजिंग ऑलरेडी कर रहे हैं जिसमें आपकी बॉटल्स, जार्स, ट्यूब्स ये सब आइटम आते हैं। सेकेंडरी हम लोग लॉन्च करेंगे अगस्त में। तो सेकेंडरी पैकेजिंग में आपके जो मेलर पाउचेस होते हैं, श्रिंक रैप्स होती हैं, आपके जिप लॉक पाउचेस होते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। एंड जनरली आपके जो अमेजन और फ्लिपकार्ट डिलीवरी के पाउचेस होते हैं जो प्लास्टिक में आते हैं, उनको हम बैम्बू पॉलीमर में कर रहे हैं। तो ये लॉन्च विल डू इन अगस्त। बिल्कुल। एंड अभी सस्टेनेबल पैकेजिंग अगर कोई कंपनी मतलब लाइक उनको चाहिए कि सस्टेनेबल पैकेजिंग उनकी हो, अ, किस बात का ध्यान उनको रखना चाहिए? क्या वो ऐसा कर सकती हैं कि इस और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स का भी भरोसा वो है वो जीत सकें? सो इफ़ यू सी आज की जो न्यू जनरेशन कंपनीज़ हैं, स्पेशली जो पिछले 10-15 साल में जिनका जिनका डेवलपमेंट हुआ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेगेसी ब्रांड्स तो आज भी बहुत कॉस्ट सेंसिटिव हैं। लेकिन जो न्यू एज कंपनीज़ हैं उनको बहुत हद तक जो जिस पॉपुलेशन को वो केटर कर रही हैं, जैसे जेनजी पॉपुलेशन है, वो ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि जेनजी केयर्स अबाउट द इन्वायरमेंट। तो उनकी जो ब्रांड की पूरी मार्केटिंग है वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए होती है। तो आज की तारीख में आप देखेंगे कंपनीज ये क्लेम करती हैं कि हमारा डिटर्जेंट इको फ्रेंडली है, पैराबिन फ्री है। तो जब आप इको फ्रेंडली क्लेम कर रहे हो एज अ डिटर्जेंट, आपका फॉर्मूला इको फ्रेंडली है, बट क्या आपकी पैकेजिंग इको फ्रेंडली है? कल को अगर आपका क्लाइंट ये क्वेश्चन करने लग जाए कि आप बोल रहे हो कि आप इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कंपनी है, तो वो फिर उस कंपनी के लिए इज़ लाइक अ बैक स्टेप, कि हमारी रेपुटेशन पे बात आ रही है। सो वो हमारे लिए आइडियल क्लाइंट्स होते हैं कि वो ऑलरेडी एक कुछ ऐसा बेच रहे हैं जो इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उनकी ब्रांड वैल्यूज़ हमारी ब्रांड वैल्यूज़ के साथ मैच करती हैं। सो दैट थिंग प्लेज अलॉन्ग, एंड इसलिए ऐसी कंपनीज आर द आइडियल क्लाइंट्स फॉर अस। एंड उनके लिए फिर उनकी मार्केटिंग और रेपुटेशन की बात हो जाती है और उनके क्लाइंट्स केयर अबाउट इट। टुडे अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स केयर, आपके D2C कंज्यूमर मार्केट में दे हैव स्टार्टेड सीइंग द लेबल्स कि अगर कोई कंपनी क्लेम कर रही है कि हमने इसमें रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूज़ किया है तो क्या एक्चुअली यूज़ किया है, बिकॉज बहुत ग्रीन वॉशिंग है मार्केट में, लोग झूठ बोल रहे हैं, अपनी रिपोर्ट्स में झूठ लिख रहे हैं। तो रेगुलेशन टाइट हो रहा है और आज की तारीख में द प्रेशर इज कमिंग फ्रॉम द कंज्यूमर। तो वो प्रेशर को ध्यान में रखते हुए कंपनीज हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन देयर पैकेजिंग, एंड वो क्या क्लेम कर रहे हैं उस पर भी फोकस उन्होंने करना शुरू कर दिया। सो देयर इट हेल्प्स अस। बिल्कुल। एंड आपने एक बात बोली, क्योंकि ये तो कह दिया जाता है या बोल दिया जाता है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सल्फेट फ्री हैं या फिर इसमें किसी भी तरीके का कोई हार्म केमिकल जो है वो यूज़ नहीं किया है, लेकिन उनकी पैकेजिंग जो आती है वो भी प्लास्टिक में, उनके जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो भी प्लास्टिक में ही आ रहे हैं। अच्छा, आपका आगे कोई लाइक कोई ड्रीम है किसी बड़ी कंपनी के साथ में टाई अप करने का या काम करने का? तो हम ऑलरेडी 2 बड़ी कंपनीज के साथ अच्छा। बात कर रहे हैं, हमारे ट्रायल्स चल रहे हैं और टेस्टिंग फेज में भी है। तो विच इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन। तो ड्रीम तो ऑब्वियसली किसी भी स्टार्टअप फाउंडर का होता है कि यू ग्रो एज अ कंपनी, एंड इट्स नॉट अबाउट द नेम दैट योर कंपनी गेट्स, इट्स अबाउट आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम किसी बड़े क्लाइंट के साथ
काम करते हैं तो इसका मतलब है इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी बड़ा हो रहा है. सो एक छोटा क्लाइंट शायद एक महीने में 50,000 बॉटल सेल करता होगा, बट एक लेगेसी ब्रांड जो है वो एक ही महीने में इट माइट बी सेलिंग 5 लाख बॉटल्स. सो इन टर्म्स ऑफ जस्ट द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक आपने जो रिप्लेस कर दिया एक क्लाइंट के साथ, वो बहुत ह्यूज हो जाता है. सो दैट इम्पैक्ट यू कैन नॉट डू विद जस्ट स्मॉलर नंबर ऑफ क्लाइंट्स. ऑफ कोर्स आप सबके साथ काम करना चाहते हैं मार्केट में, और जिनके साथ आपके वैल्यूज़ मैच कर रही हैं उनके साथ तो लंबे टाइम तक आप काम करना चाहते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट द इम्पैक्ट. राइट. जब वेरा स्टार्ट किया एंड तब से लेकर अब तक क्या कुछ ऐसा चेंज आपने खुद में देखा, या लगा कि कुछ थिंकिंग चेंज हुई है, पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है चीज़ों को देखने को लेकर? सो इन टर्म ऑनेस्टली आई थिंक स्टार्टअप बिल्ड करने में आपको बहुत पेशेंस चाहिए, एंड आई वॉज नॉट अ वेरी पेशेंट पर्सन. अच्छा. So, and आज भी आई लूज पेशेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ये B2B पूरी मार्केटिंग करना, उसके बाद वेट करना आपके क्लाइंट का कि वो 100% सेटिस्फाई हो जाए, सारे टेस्ट कंडक्ट हो जाए, तो आपको बहुत बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ता है. एंड कई बार उस पेशेंस के एंड में ये होता है कि रिजेक्शन आ गया. एंड हाउ डू यू कंट्रोल योर एंगर या फिर फ्रस्ट्रेशन लेवल? सो एंगर हैज़ नॉट बीन अ प्रॉब्लम. कभी एंगर प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज आपको पता है कि आपको एक टीम भी हैंडल करनी है. उसके बाद सबसे ज़्यादा एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन कम्स फ्रॉम द सिस्टम, जो बैंक का काम और आपके जो पेपर वर्क्स होते हैं उन सबसे फ्रस्ट्रेशन आता है. फ्रस्ट्रेशन बिल्ड्स अप, इसीलिए आपको थोड़ा लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, जो बहुत मुश्किल होता है एज अ स्टार्टअप फाउंडर, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो वहाँ पे आई थिंक मेंटर्स काम आते हैं आपके. तो आपके मेंटर्स कीप यू सेन कि ओके ये चीज़ अगर अभी नहीं काम कर रही है, इसको छोड़ बाद में देना करेंगे, चाहिए, या हाँ. फिर दे विल गिव यू अ डायरेक्शन. तो आई थिंक वो मेंटर्स का आपकी लाइफ में होना काफ़ी ज़्यादा Right. एक, एंड थैंकफुली आई हैव अ वेरी गुड मेंटर, एंड ही इज़ बीन अ गाइड. तो उनके साथ काम करते रहो, अपने चैलेंजेस शेयर करते रहो. एंड इसके अलावा आपके साथ जो एक इकोसिस्टम होता है स्टार्टअप फाउंडर्स का, जिन धीरे धीरे आप कुछ अच्छे दोस्त बना लेते हो, Right. एंड आप उनके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो, बिकॉज उनकी भी सेम चैलेंजेस हैं, वो सेम स्टेज से डेवलप कर रहे हैं. सो आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स जो खुद स्टार्टअप फाउंडर्स हैं. कुछ ऐसे हैं जिनकी कंपनी स्केल हो गई हैं और उनसे सीखने को मिलता है, तो आप उनकी लर्निंग से सीखते हो. दे टेल यू कि कहाँ पे आपको वेट करना है, कहाँ पे पेशेंट होना है, कहाँ पे यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट वाला एटीट्यूड आपको अडॉप्ट करना है. तो इट्स अ जर्नी, एंड आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट एंड कंटिन्यू लर्निंग अ लॉट एवरी डे. राइट. अभी तो फोकस पैन इंडिया एंड देन ग्लोबली इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का कोई प्लान? So yes, we are planning export, and actually good thing अभी recently happened कि EU ने एक law, EU has brought in a law. उस law के हिसाब से उन्होंने प्लास्टिक के जो पाउचेस होते हैं उनको बैन कर दिया है. तो अब उन्होंने जब प्लास्टिक के पाउचेस को बैन किया है, नॉट जस्ट EU, US में भी लॉज आए हैं जिसमें उनके कुछ टारगेट्स हैं कि 2028 तक 2030 तक वो प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं. सिमिलरली इंडियन कंपनीज के भी कुछ ऐसे लॉज हैं, मतलब कुछ खुद के टारगेट्स हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक हटाने के, ये सब. तो बिकॉज ऑफ दैट लॉ हम लोग को दिख रहा है कि यूरोप और US, स्पेशली द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, बहुत बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपोर्टिंग. बिकॉज अगर प्लास्टिक बैन हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए उसकी जगह पे, एंड दैट ऑल्टरनेटिव हम वी आर प्रोवाइडिंग, राइट. सो दैट इज़ अ ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल, एंड वी वॉन्ट टू यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी, एंड हम उसी डायरेक्शन में काम भी कर रहे हैं. इसलिए सेकेंडरी पैकेजिंग पे वी आर वर्किंग. प्राइमरी पैकेजिंग हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं. हमारा एक क्लाइंट है जो US ही एक्सपोर्ट करता है, एंड ही डज दिस इको डिटर्जेंट क्लीनर्स. तो हम उनको सप्लाई करते हैं, देन क्लाइंट हमारा US एक्सपोर्ट करता है. सो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट, एंड पीछे जो हॉर्मोस क्राइसिस हुआ था उसकी वजह से सारी चीज़ें कुछ स्टैंड स्टिल पे आ गई थी कुछ टाइम के लिए, लेकिन नाउ थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, एंड आई थिंक we'll explore this. एक लास्ट क्वेश्चन, इन नेक्स्ट 5 years क्या प्लान है, कहाँ वेरा को देखना चाहती हैं? So honestly अभी हम सिर्फ बैम्बू एज अ मटेरियल के साथ काम कर रहे हैं. In the next 5 years I would like it to be a bigger material company. We want to go beyond bamboo, and हम लोग पैकेजिंग में अभी कुछ सेगमेंट्स पे काम करते हैं. तो हम ऐसे SKUs ढूंढेंगे जिनका और ज़्यादा इम्पैक्ट, अगर हम उनको रिप्लेस करते हैं और ज़्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो. तो एज वी स्केल we want to go beyond one material. We want to become a circular company. Circular economy का जो concept होता है उस पर वर्क करते हुए we want to become a company जो alternative materials का एक buffet of solutions दे रहा है हमारे clients को. हम सिर्फ एक solution नहीं दे रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आपके पास आज एक है लेकिन शायद 5 साल में we'll give you 5 options, तो you can select.
आपको जो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव लगता है, आपका परफॉर्मेंस जिसमें सबसे ज़्यादा बेटर है. सो दैट्स वेयर आई सी वेरा इन नेक्स्ट 5 years. Thank you so much, Jasmine, and it was lovely talking to you. Thank you, Anjali. Great talking to you and taking me back to my initial days of starting the company. And thank you for having me here. बिल्कुल एंड मुझे लगता है कि हमारे जो ऑडियंस है उनको भी आपकी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और जैसा कि आपने एक बात कही थी कि कई ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो अ, ये कह देते हैं कि हम प्रोडक्ट में आपका जो प्रोडक्ट है वो पैराबेन फ्री हो गया, सल्फेट फ्री हो गया, लेकिन उनकी जो पैकेजिंग होती है वो भी प्लास्टिक की दे प्रोवाइड ना. Yeah. तो एटलीस्ट मुझे लगता है उस पर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन किया जाए या फिर ये आवाज़ उठाई जाए तो शायद इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं चेंज जो है वो किया जा सकता है. और एक स्टेप अगर आप बढ़ाते हैं तो इन्वायरमेंट पर वो जो इफ़ेक्ट होगा पॉजिटिव वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा ही होगा. अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे एक और नए स्टार्टअप स्टोरी के साथ में. नमस्कार.